हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स 101 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर अमन सिंह और एक बहुत ही अमेजिंग जर्नी की जो शुरुआत अपन ने करी है उसमें आज जो अपन चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है इंटीग्रेशन। तो बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट है, कैलकुलस नाम का चैप्टर है, उसका जो पार्ट आज पढ़ने वाले हैं वो इंटीग्रेशन। बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला से शुरू करूंगा और एडवांस लेवल तक इंटीग्रेशन। मतलब एडवांस लेवल ऑफ इंटीग्रेशन से मेरा मतलब सिर्फ इतना सा है कि फिजिक्स में कोई सा भी सवाल ऐसा जिसमें इंटीग्रेशन अगर यूज हो रहा है तो आप उसको इंटीग्रेट कर पाए, इंटीग्रेट करके उसको सॉल्व कर पाए। मतलब फिजिक्स का कोई भी एक ऐसा सवाल ना हो जो सिर्फ इस वजह से आपसे गलत हो जाए क्योंकि आपको इंटीग्रेशन करना नहीं आता था। तो आज अपन यहाँ पे सीखेंगे बच्चे बहुत ही बेसिक तरीके से और बहुत सी फंडामेंटल वे में मैं आपको सिखाऊंगा इंटीग्रेशन। कौन सा चैप्टर सीखने वाले हैं बच्चे? इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये जो चैप्टर पढ़ाऊंगा ये दोनों में यूज आएगा। मतलब इवन फिजिक्स जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो प्रॉपर आप लोग, चाहे आप जेई की तैयारी कर रहे हो चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हो, दोनों ही तैयारी में आप लोग को काफी हेल्पफुल रहेगी। जितने भी मेरे लेक्चर्स हैं बिल्कुल फंडामेंटल बेसिक से शुरू किया है और एडवांस लेवल तक गए हैं। ठीक है, तो जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे वो भी देख सकते हैं और जो जेई के कर रहे हैं वो तो देख ही सकते हैं, बिकॉज मैं धीमे धीमे ग्रेजुअली लेवल इसका बढ़ाता जाऊंगा। तो आप लोग को बहुत कंफर्टेबल हो जाएंगे मेरे इन लेक्चर्स को देखने के बाद, आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो बच्चों, आई एम अमन सिंह एंड फिजिक्स टीचर एट अनअकैडमी चैनल फिजिक्स 1। इसके साथ ही साथ बच्चे मैं पहले न्यूक्लियस एजुकेशन कोटा राजस्थान में अभी भी पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले मैं एलन कैरियर इंस्टीट्यूट आकाश दिल्ली एंड बंसल क्लासेस कोटा में पढ़ा चुका हूँ और मैंने स्टूडेंट्स को नीट और जेई दोनों की तैयारी करी है और दोनों ही में मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स टॉप 100 में रैंक ला चुके हैं। और अब अपने इस प्यारे से चैनल फिजिक्स 101 के थ्रू आप जैसे प्यारे प्यारे छोटे छोटे मुन्ने मुन्ने बच्चों को बहुत शानदार तरीके से मजे में हंसते खेलते फिजिक्स पढ़ाऊंगा। कंफर्टेबल है बच्चे? तो अपनी एग्जाम की तैयारी शुरू कर दें। अगर आप नीट यूजी की सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं अनअकैडमी प्लस पे तो जरूर अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करें, बिकॉज इट इज द इंडियाज बेस्ट प्लेटफॉर्म। ये इंडिया का बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इतने अफोर्डेबल रेट में आप लोग को कहीं भी इतनी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जहाँ पे इंडिया के बेस्ट एजुकेटर पढ़ा रहे हैं वो नहीं मिलेंगे। तो जल्दी से बच्चे अगर अपनी परफॉर्मेंस को बहुत बूस्टअप करना चाहते हैं तो अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले। जब आप अनअकैडमी प्लेस को सब्सक्राइब करना चाहेंगे तो आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करें। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो नीट यूजी यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, अगर आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे आईआईटी जेई सेलेक्ट करेंगे। जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे। जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मिलता है बच्चे आपको डेली लाइव क्लासेस, जिसमें बच्चे आपका 2 वे इंटरेक्शन रहेगा, स्टूडेंट टीचर रिलेशंस काफ़ी स्ट्रांग रहते हैं। आप जो है टीचर से बात कर पाएंगे, अपनी डाउट को पूछ पाएंगे, तुरंत तुरंत हर टॉपिक सेम डे क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, 100% एक्सेप्टेंस हो जाएगी। तो उस क्वेश्चन के जब आप होमवर्क करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपको मजा भी ज़्यादा आएगा और आपकी समझ भी ज़्यादा डेवलप होगी। आफ्टर द डेली जो लाइव क्लासेस होती है उसके बाद डाउट सेशंस भी होते हैं, लाइव डाउट सेशन। अगर आपको जो होमवर्क मिला है प्लस के प्लेटफॉर्म पे अगर आपको डाउट है, आप नेक्स्ट क्लास में उसको डाउट पूछ सकते हैं। इवन दे आर डेडिकेटेड डाउट सेशंस ऑन द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म आफ्टर एवरी थर्ड लेक्चर। फोर्थ लेक्चर जो होता है वो डाउट क्लियरिंग सेशन ही रहता है जिसमें आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। लाइव टेस्ट एंड क्विजेज मिलती हैं जिनको देके अपने इन टेस्ट और क्विजेज को देके अपनी परफॉर्मेंस को बेंचमार्क कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि जो आपने पढ़ा है सीखा है उससे आप कितनी रैंक लाने के लिए एलिजिबल है, आपके मार्क्स कितने आ जाएंगे या फिर आपके स्कोर उस तरह से आप इंप्रूव कर पाएंगे। स्ट्रक्चर्ड कोर्स होते हैं जो टॉपिक वाइज हमेशा सेव रहते हैं, तो रिवीजन के समय में आपको कोई भी टॉपिक सर्च करना है, देखना है, समझना है तो उस टॉपिक को सर्च करें और तरीके से जाके टाइमलाइन में देख सकते हैं। रिवीजन में काफ़ी टाइम सेव होता है आपको अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है जब मेरा सब्सक्रिप्शन कोड लगाते ASLIV, चाहे आप IIT जेई का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, चाहे नीट यूजी का, चाहे 11th का, चाहे 12th का, कोई सा भी आप ASLIV मेरा सब्सक्रिप्शन कोड लगा सकते हैं। आपको मिल जाएगा 10% डिस्काउंट एंड अनलिमिटेड एक्सेस ऑन द प्लेटफॉर्म। मतलब एक सिंगल कोड से आप जितने भी सब्जेक्ट होते हैं एग्जाम में, अगर नीट की बात करें तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, IIT जेई की बात करें तो मैथ्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, सारे सब्जेक्ट्स आप कवर कर लेंगे। ऐसा नहीं कि इस कोड को लगाने से सिर्फ मेरे से पढ़ सकते हैं, इस कोर्स को लगाने से आप अनअकैडमी पे जितने भी टीचर्स हैं आपके एग्जाम की प्रिपरेशन जो करा रहे हैं उन सबकी क्लासेस देख सकते हैं।
फ्री लाइव क्लासेस के सेक्शन में जाके आप सब्सक्रिप्शन लेने से पहले भी चेक कर सकते हैं कि अनअकैडमी का पेड प्लेटफॉर्म कैसे वर्क करता है और वो कितना हेल्पफुल है आपकी जेईई की प्रिपरेशन में या नीट की प्रिपरेशन में। कंफर्टेबल है। फीस की बात करें तो नीट यूजी का जो सब्सक्रिप्शन है वो 1 साल का आपको पड़ता है बच्चे 30,000 का और 24 महीने का 2 साल का पड़ता है 36,000। जब आप मेरा सब्सक्रिप्शन कोड ASLIVE यूज़ करते हैं, जब आप बच्चे मेरा सब्सक्रिप्शन कोड ASLIVE यूज़ करते हैं तो वही फीस आपको 27,000 पड़ती है और जो 24 मंथ वाली फीस है वो आपको 32,400 पड़ती है। जो 24 मंथ वाली फीस है वो 32,400 पड़ती है, 12 मंथ वाली जो फीस है वो 27,000 पड़ जाती है मेरा सब्सक्रिप्शन कोड ASLIVE। बट ये बस आज 2-4 दिन की बात है, प्राइस हाइक होने वाली है, प्राइस हाइक अनाउंस हो चुके हैं, आप वेबसाइट पे चेक कर लें। तो दीज आर द ओल्ड प्राइस जिस पे आपको सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अगर आपने अभी ले लिया तो। बाद में इसी के प्राइस बढ़ जाएंगे तो आपको हायर प्राइस पे देना पड़ेगा। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें एंड सब्सक्राइब करते वक्त बच्चे मेरा सब्सक्रिप्शन कोड ASLIVE, बच्चे दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ मेरा कोड जब भी आप अनअकैडमी पे सब्सक्राइब करें या फिर आपका कोई जानने वाला दोस्त रिलेटिव कोई भी अगर कभी भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने जाता है किसी भी एग्जाम की कैटेगरी के लिए तो बच्चे आप मेरा सब्सक्रिप्शन कोड ASLIVE उनको रिकमेंड करेंगे। कंफर्टेबल है? तो अब शुरू करते हैं अपना चैप्टर इंटीग्रेशन। लास्ट क्लास में अपन ने कैलकुलस का वो पार्ट पढ़ा था जिसको अपन प्यार से बुलाते हैं डिफरेंशिएशन। क्या बुलाते हैं बच्चे? डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन का बच्चे मैंने मतलब आप लोगों को क्या बताया था? मैंने बताया था डिफरेंशिएशन का मतलब छोटे टुकड़े करके किसी भी एक चीज को तोड़ देना, बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना, और उस टुकड़े को तोड़ने वाले प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन। ये सारी बातें मैं समझा चुका हूं। किसी भी चीज को बहुत ही छोटे कितने, अगर तुमसे पूछ दे कि कितने छोटे टुकड़े में तोड़ के देखने का तो तुम कहोगे स्मॉलेस्ट पॉसिबल। कितना? स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्ट जो उसका है उतने पार्ट में अगर आप उसको तोड़ोगे और उसके बाद जो उसकी एनालिसिस करोगे तो किसी एक बड़ी चीज को छोटे पार्ट में तोड़ने के प्रोसेस को कहते हैं डिफरेंशिएशन। क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन। और इंटीग्रेशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन का उल्टा। डिफरेंशिएशन का अपोजिट को अपन क्या कहते हैं बच्चे? इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन के अपोजिट को क्या कहते हैं अपन? इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन के अपोजिट को क्या कहते हैं बच्चे? इंटीग्रेशन। मतलब इंटीग्रेशन में क्या करेंगे? उन्हीं छोटे पार्ट्स को अगर मैं जोड़ दूंगा, तोड़ रहे थे, एक बड़ी चीज को तोड़ के छोटे टुकड़े बना रहे थे तो उसको क्या कह रहे थे? डिफरेंशिएशन कर रहे थे। और छोटे पार्ट को जोड़ देना, एडिशन के प्रोसेस को क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन। एक छोटी चीजों को जोड़ के एक बड़ी चीज बनाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चे? इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन मतलब तोड़ना और इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना। इंटीग्रेशन इज बेसिकली अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ एडिशन। अगर बहुत हिंदी में छोटी सी आसान सी लैंग्वेज में बताऊं तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन का मतलब होता है छोटे चीजों को जोड़ना, कंटिन्यूअस एडिशन। कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ एडिशन को अपन क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन। क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन। अब बात आती है कि सर ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्यों पढ़ रहे हैं? न्यूटन भाई साहब ने क्यों बना दी? हमारी जिंदगी क्यों खराब कर दी? ऐसा नहीं है बच्चे। जब अपन कुछ एक साइंटिफिक एप्टीट्यूड से, एक साइंटिफिक माइंड से अगर फिजिक्स के हिसाब से सोचते हैं, कुछ एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आते हैं जहां पे जो एग्जिस्टिंग मैथमेटिक्स थी, जो नॉर्मल अरिथमेटिक्स थी, उसके थ्रू उसको जोड़ पाना, उसको समझ पाना, उसको सीख पाना नामुमकिन सा हो गया। तो उस चीज को बच्चे समझने के लिए, जोड़ने के लिए, सीखने के लिए जो एक नया प्रोसेस आया, जो नई चीज आई, जो नई तरीके की मैथमेटिक्स इवॉल्व हुई, न्यूटन साहब ने करी, उसको अपन कहते हैं कैलकुलस। तो कैलकुलस के दो पार्ट, एक डिफरेंशिएशन और एक इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, इंटीग्रेशन में पढ़ाने वाला हूं। तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है बच्चे? जोड़ना। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है बच्चे? जोड़ना। अब हाउ वी विल रिप्रेजेंट इंटीग्रेशन? जैसे कि अगर मैंने यहां पे कहीं पे इस तरीके का साइन बना दिया प्लस, क्या बना दिया? प्लस, तो आपके दिमाग में अपने आप फोटो में एक, आपके दिमाग में एक इंस्ट्रक्शन गया ना कि क्या करना है?
क्या करना है, ये साइन देखते ही आपको समझ में आएगा कि हमें एडिशन करना है। क्या करना है, एडिशन। ये एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है जिसका मतलब है एडिशन। ऐसे ही बच्चे अगर कहीं तुम्हें ये दिख गया तो अपने आप दिमाग में फोटो खींचेगी, इस चीज को देख के समझ में आएगा कि अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। इसी तरह अगर इस तरीके का साइन आ गया तो तुम्हें समझ में आ जाएगा क्या क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। और अगर इस तरीके का कोई साइन आ गया तो आपके दिमाग में अपने आप फोटो खिंच जाएगी कि अब क्या करना है। तुमसे ये कोई साइन बना दे और बोले कि भाई साहब कौन सा ऑपरेशन करोगे, तो तुम बोल दोगे कि अब हम करेंगे डिवीजन। और इसी तरह जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था बच्चे, अगर तुमसे कोई इस तरीके का चीज दे दे dy/dx, इस चीज को देखते ही, इस सिंबल को dy/dx या dy/dt या dy/dx जो भी हो, इस तरीके की फॉर्मेट देखते ही आपके दिमाग में सीधा समझ में आता है क्या करना है, डिफरेंशिएशन। अरे आया नहीं आया, dy/dx dy/dt, मतलब d/dt इस तरीके की फॉर्म की शक्ल का कुछ भी दिखेगा तो तुम्हें क्या समझ में आ जाएगा, क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो बच्चे इंटीग्रेशन को पहचानने के लिए भी तो कोई सिंबल होता होगा। हाँ, तो इंटीग्रेशन की पहचान होती है ये सांप का निशान। सांप का निशान रिप्रेजेंट करते हैं इंटीग्रेशन y/dx। इसका मतलब क्या होता है, इस सांप का निशान का मतलब क्या है, इस सांप के निशान का मतलब क्या है, ये क्या है, प्रोसेस बता रहा है। ये सांप का जो चिन्ह है ये क्या बता रहा है, प्रोसेस। ये प्रोसेस मतलब इंटीग्रेशन। अब करते कैसे हैं इंटीग्रेशन, ये तो आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि भाई एडिशन कैसे करते थे, ये छोटी क्लास में सिखाया गया था। फिर सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन छोटी क्लास में सीख चुके थे। डिफरेंशिएशन भी मैंने कल वाले लेक्चर में आप लोग को समझा दिया बिल्कुल 100% बढ़िया से। आज सीखेंगे इंटीग्रेशन करते कैसे हैं। लेकिन पहले ये तो समझ जाए कि कैसे हमें पता चलेगा कि इंटीग्रेशन करना है। तो जब भी इस तरीके का सांप का निशान मिल जाए, इसको कहते हैं सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, तो हमें पता चल जाएगा प्रोसेस क्या है, इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, जोड़ना। इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है बच्चे, जोड़ना। तो किसको जोड़ रहे हो, किसको जोड़ रहे हो, आप जोड़ रहे हो y को x के रिस्पेक्ट में जोड़ रहे हो। किसको जोड़ रहे हो, y dx को जोड़ रहे हो, इसके एडिशन y इंटू dx, इसको जोड़ रहे हो। इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, सिंबल का मतलब होता है इंटीग्रेशन। और किसको जोड़ रहे हो, y dx लिखा है तो y dx को जोड़ रहे हो। y dt लिखा होता है तो y को टाइम के रिस्पेक्ट में जोड़ रहे हो, मतलब y dt को जोड़ रहे होते। तो यहाँ पे y ds आ जाता तो y को s के रिस्पेक्ट में जोड़ रहे होते। ठीक, कंफर्टेबल है। तो ये बात समझ में आ गई कि अगर इस तरीके का सिंबल निशान आ गया तो हमें समझ में आ जाएगा कि क्या करना है, इंटीग्रेशन। ऐसा आ जाएगा तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, डिफरेंशिएशन। तो अब इसी तरीके से ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन। तो ये बात तो समझ में आ गई कि सर अगर हम सिंबल देखेंगे तो आप पहचान जाएंगे कि भैया जी कहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है, कहाँ पे इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन को पहचानना तो सीख गए। अगर इस तरीके की शक्ल का कोई दिख जाएगा, कोई भी फंक्शन दिख जाएगा तो अपन समझ तो जाएंगे कि भैया अब यहाँ पे क्या करना है, इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन करना कैसे है, इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरी बातों को मैं समझाने के लिए अपना ये लेक्चर रखा है, जिसमें मैं आपको समझाऊंगा कि हाउ टू डू इंटीग्रेशन। ठीक है, आप समझते हैं कि पहले इंटीग्रेशन से मिलता क्या है, फिर समझेंगे इंटीग्रेशन करना कैसे। मान लो ये y-x कर्व है, इस पे आपको ये कर्व दे रखा है, ये कर्व दे रखा है। तो सबसे पहले लिखते हैं इंटीग्रल y dx। सबसे पहले लिखते हैं y इंटू dx। dx क्या मतलब, dx का मतलब क्या हुआ, dx का मतलब क्या हुआ, एलिमेंटल चेंज इन x, ये चीज dx हुई। और ये इस जगह पे क्या हो गया बच्चे, y। देखना बेटा जल्दी से, ठीक है। तो समझना बच्चे, अगर मैं इस पैरामीटर पे बात करूं तो ये अपना y हो गया। हाँ, और ये जो छोटी सी दिख रही है, वैसे तुम्हें दिखाने के लिए बस इतना मोटा दिखाया है, अगर हम एक्चुअली में देखेंगे तो क्या है, बहुत छोटा।
कितना छोटा है dx, स्मॉलेस्ट पॉसिबल। तो y dx अगर मैं बात करूं तो ऐसे सारे y dx, ये देखो ये एक y dx, ये वहां यहां का y dx, ये अगला y dx, ये सारी स्ट्रिप छोटे छोटे y dx बता रहे हैं। यहां की वैल्यू ऑफ y के करस्पॉन्डिंग y dx ये हुआ, यहां की वैल्यू ऑफ y के करस्पॉन्डिंग y dx ये हुआ, यहां की वैल्यू ऑफ y dx y dx y dx y dx, ये सारी y dx मैं जोड़ता चला। ये y dx इंटीग्रेशन मतलब जितने भी y इंटू डी एक्स बन रहे हैं, जितने भी y इंटू डी एक्स बन रहे हैं, y इंटू डी एक्स बनेगा क्या बेसिकली, एक आपका क्या बन जाएगा बच्चे, y इंटू डी एक्स बनेगा क्या बच्चे, बेसिकली आपका एक ये बन गया, ये एलिमेंट इसकी जिसमें ये वैल्यू y है और ये dx है। तो क्या ये एक रेक्टेंगल बन गया। इस रेक्टेंगल का एरिया मैं बताऊं तो लेंथ इंटू विड्थ होगा, तो इसका एरिया हाइट लेंथ इंटू विड्थ, विड्थ कितनी है dx और लेंथ कितनी है y, तो ये एरिया बन गया। तो इससे एक छोटे से एलिमेंट का जो एरिया आया वो y dx आया। अब ऐसे सारे छोटे 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 ये जो स्ट्रिप्स बन रही हैं, इनके सबके एरिया अगर बच्चे में जोड़ता चला जाऊं तो क्या ये वो पूरा कंप्लीट एरिया अंदर द कर्व आ जाएगा। ये जो कर्व आया इसके अंदर का एरिया आ जाएगा। कंफर्टेबल है। तो हम इंटीग्रेशन y dx का मतलब ये भी निकाल सकते हैं, इसका मतलब होगा एरिया अंडर द y x कर्व, एरिया अंडर द y x कर्व। इंटीग्रेशन का मतलब और क्या हम निकाल सकते हैं, एरिया अंडर द y x कर्व। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। अब एरिया निकालना है हमें, ये कैसे सपना आया क्या कि यहां से लेके यहां तक का ये एरिया निकालना है। तो पहली बात समझना, सबसे बेसिक बात समझ में आई कि इंटीग्रल y dx का फिजिकल मीनिंग क्या होता है। इसका फिजिकल मीनिंग होता है फिजिकल मीनिंग क्या होता है बच्चे इंटीग्रल y dx का। इंटीग्रल मतलब जोड़ना, इंटीग्रल मतलब जोड़ना, y dx मतलब एरिया ऑफ एक स्मॉल स्ट्रिप एक पतली सी स्ट्रिप का एरिया। इंटीग्रल मतलब जोड़ना, मतलब ऐसी जितनी भी स्ट्रिप बनेगी सबको जोड़ दो। तो ऐसी छोटी 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 कोई ढेर सारी स्ट्रिप बनी, सबको जोड़ दिया तो हमें फाइनली क्या मिल गया, एक एरिया अंडर द कर्व। तो इंटीग्रल y dx का मतलब होता है एरिया अंडर द y x कर्व। कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल है। अब दो तरीके के इंटीग्रेशन डिफाइन करते हैं, एक आता है बच्चे आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन और एक आता है इनडेफिनेट। इनडेफिनेट मतलब हमें पता ही नहीं है कहां से कहां है, जोड़ना तो है लेकिन ये नहीं पता कहां से कहां, उसमें आप पूरा जितना कर्व है जहां से जहां तक है आपको पता ही नहीं, जोड़ना है बस। तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं इंटीग्रल y dx। ये हो गया बच्चे आपका इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। क्या हो गया, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट मतलब पता नहीं है कि कहां से कहां जोड़ना है। जब आपको मालूम पड़ गया कि भाई देखो ये x इज इक्वल टू a है और ये x इज इक्वल टू b है, x की लिमिट पता चल गई कि यहां से यहां के बीच का ही एरिया निकालना है, तो उसको क्या बोलेंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन। क्या बोलेंगे बच्चे, डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है। तो fx dx अगर a से b, देखो यहां पे जब इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की बात करी थी, जब इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की बात करी थी तो इंटीग्रेशन के साइन के ऊपर क्या कोई निशान था, कुछ लिखा है क्या, नहीं लिखा है। नहीं लिखा है मतलब कौन सा इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। मतलब इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट का मतलब पता ही, ये तो पता चल गया कि एरिया अंडर द कर्व निकालना है, लेकिन कहां से कहां तक निकालना है ये नहीं मालूम, नहीं मालूम। अब इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करेंगे कैसे, सॉल्व कैसे करेंगे अभी सीखेंगे, लेकिन हम ये अभी समझ पा रहे हैं। पहले मैं सिर्फ बेसिक्स ही समझा रहा हूं बात, कि तुम्हें पता तो चले कि कौन सा वाला इंटीग्रेशन करना है। भाई इंटीग्रेशन के भी दो तरीके होते हैं, एक होता है डेफिनेट और एक होता है इनडेफिनेट। तो अगर बच्चे ये साइन ऑफ जो इंटीग्रेशन है, या फिर हिंदी में बोलूं तो सांप का निशान, या फिर ये जो साइन ऑफ इंटीग्रेशन है इसके ऊपर और नीचे कुछ नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा, तो हम क्या कहेंगे कि कहां से कहां करना है ये नहीं पता, मतलब ऐसा जो इंटीग्रेशन होगा वो कैसा होगा, इनडेफिनेट। लेकिन जो साइन ऑफ इंटीग्रेशन आया उसके नीचे भी कुछ लिखा है और ऊपर भी, ये बताता है लोअर लिमिट, ये हो गई लोअर लिमिट। ठीक है, ये लिमिट्स होती हैं। ठीक है, तो ये लोअर लिमिट होती है, एक अपर लिमिट होती है।
ये लोअर लिमिट होती है और ये होती है आपकी अपर लिमिट। लोअर लिमिट का मतलब कहां से जोड़ना शुरू करना है, लोअर लिमिट मतलब कहां से जोड़ना शुरू करना है, और अपर लिमिट मतलब कहां तक जोड़ना है। जैसे कि इस एग्जांपल में अगर बच्चे मैं बताऊं, पिछले वाले में जो अपन ने कर देखा था, लोअर लिमिट क्या हुई, x = a, यहां से जोड़ना शुरू करो कर्व को और यहां तक x = b, यहां तक तो सिर्फ इतना एरिया ही चाहिए। तो हमें पता चल गया ना कितना एरिया चाहिए। जब हमें पता चल जाएगा कितना एरिया चाहिए तो हम कहेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन। और डेफिनेट इंटीग्रेशन का निशान पहचानेंगे कि कैसे, कि कौन सा इंटीग्रेशन है, डेफिनेट या इनडेफिनेट। तो जब भी डेफिनेट इंटीग्रेशन होगा तो ये सांप के निशान के ऊपर और नीचे a और b लिखा होगा, मतलब लोअर लिमिट और अपर लिमिट मेंशन होगी। तो इनको लिमिट्स कहते हैं। और लोअर लिमिट और अपर, लोअर लिमिट मतलब नीचे वाली मतलब लोअर लिमिट, ऊपर वाली अपर लिमिट। लोअर लिमिट मतलब कहां से जोड़ना शुरू करना है और अपर लिमिट मतलब कहां तक जोड़ना है। कंफर्टेबल है दोस्त? ठीक है। fx क्या है, जिस फंक्शन को इंटीग्रेट किया जा रहा है। dx मतलब किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया जा रहा है। x इज द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। तो अगर मैं ये डेफिनेट इंटीग्रल की बात करूं, अगर मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करूं, डेफिनेट इंटीग्रेशन मतलब हमें पता है कहां से कहां तक इंटीग्रेशन का। तो मान लीजिए मैंने इसको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने के बाद fx का इंटीग्रेशन आ गया gx। कैसे आएगा ये भी समझाएंगे, लेकिन मान लीजिए gx आ गया। अब इस a और b लिमिट्स का मतलब क्या है, पहले इस x की जगह पुट करेंगे b अपर लिमिट और माइनस कर देंगे x की जगह जो लोअर लिमिट पुट कर देंगे a, तो g ऑफ b माइनस g ऑफ a, ये हो जाता है आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का मेथड। कंफर्टेबल है? कंफर्टेबल है। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ मेथड्स हैं मैं जिनको बताऊंगा, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि डेफिनेट इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करते हैं और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो बच्चे पहले मैं शुरू करता हूँ, शुरू करते हैं अपन डेफिनेट इंटीग्रेशन से, किससे, इनडेफिनेट। इनडेफिनेट से शुरू करेंगे और फिर अपन शुरू पे जाएंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है। तो कुछ रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन है, कुछ क्या है बच्चे, रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन है जो आपको पता होना चाहिए। जैसे डिफरेंशिएशन में कुछ डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले थे, वैसे ही इंटीग्रेशन में रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन, रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन कह लीजिए, या फिर कुछ फॉर्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन है, फॉर्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन होते हैं जो हमें आने चाहिए। सबसे पहली बात, अगर कोई y एक फंक्शन है, y = x⁴n, y एक फंक्शन है इंटीग्रल x⁴n और हमें फाइंड करना है इंटीग्रल y dx। देखो इंटीग्रल मतलब ना लोअर लिमिट मेंशन है ना अपर लिमिट मेंशन है, तो जो इसका इंटीग्रल आएगा, इंटीग्रल y dx जो आएगा बच्चे, अगर y की वैल्यू मैं वापस से लिख दे रहा थोड़ा बड़ा बड़ा, y = x⁴n है, तो इंटीग्रेट करके जो इंटीग्रल y dx आएगा वो आ जाएगा x की पावर, यहां पे जो पावर थी ना n, पावर को ऐड कर दो n+1 अपॉन डिवाइड कर दो n+1। और जब भी आप करोगे कैसा, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, और इनडेफिनिट मतलब सांप के निशान के ऊपर कुछ ना नीचे कुछ ना, तो दहेज मिलेगा। क्या मिलेगा? दहेज। और दहेज में मिलेगा c, जिसको प्यार से अपन बुलाते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या बुलाते हैं? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जब भी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होगा मतलब इंटीग्रेशन के साइन के नीचे कुछ ना लिखा हो और ऊपर कुछ ना लिखा हो, तो क्या मिलेगा? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कंफर्टेबल है? करेंगे कैसे? अगर x की पावर है रहे तो क्या लिख देंगे? x⁴n+1 अपॉन n+1। एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों, क्या ले लेते हैं? एग्जाम्पल। मान लीजिए y = x⁵ लिखा है और हमें निकालना है इंटीग्रल y dx। क्या निकालना है? इंटीग्रल y dx। तो जल्दी से बताओ क्या होगा दोस्तों, जल्दी से। x⁴n की वैल्यू कितना है? 5। क्या आएगा? n+1 मतलब 5+1, x⁴ 6/6। क्या ये फाइनल आंसर है? क्या ये फाइनल आंसर है? अरे ना 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 ना, साथ में और क्या मिलेगा? दहेज। दहेज मतलब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या मिलेगा दोस्तों?
कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कंफर्टेबल है? बहुत बेसिक से फंडामेंटल से इससे आसान सवाल नहीं हो सकता जो मैंने करके बताया कि आपको इस फॉर्मूला x की पावर n का पता चल जाए। कंफर्टेबल है? कंफर्टेबल है। एक फॉर्मूला और है, अगर y की वैल्यू y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स हो, एक मिनट रुकिएगा, इसको मैं पूरा ये सारे सवाल बता दिए थे, अब तो बता दें। अगर y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स है तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आ जाएगा log x प्लस सी, log x प्लस सी, इसको ln x प्लस सी कहते हैं। y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स हो, या फिर कई बार लिख देंगे x की पावर -1, x की पावर -1। देखो x की पावर n है तो चलेगा, लेकिन इस फॉर्मूले में n की वैल्यू -1 नहीं हो सकती। n इज नॉट इक्वल टू -1, n इज नॉट इक्वल टू -1, n इज नॉट इक्वल टू -1, n की वैल्यू -1 नहीं हो सकती। तो y इज इक्वल टू 1/x। तो अगर y की वैल्यू 1/x है तो उसका इंटीग्रल करेंगे, इंटीग्रल y dx, तो 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ln x। क्या आ जाएगा? ln x। क्या आ जाएगा? ln x। ln x को log बेस e भी कहते हैं, प्यार से क्या कहते हैं? log बेस e प्लस सी। तो ln x लिखा हो या log बेस e लिखा हो, बात एक ही है, घबराना ना। कंफर्टेबल है? अब बात आते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसे मैंने बताया था कि यार डिफरेंशिएशन के ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, ये बेसिक फॉर्मूले तो आपको याद करने हैं, इसके अलावा जो कुछ भी होगा वो मैं इंटीग्रेट करके सिखा दूंगा कि कैसे करना है। लेकिन ये तो पता होना चाहिए ना यार, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस का कॉस एक्स प्लस सी। एग्जैक्टली उल्टा होता है डिफरेंशिएशन का। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था? माइनस का साइन एक्स। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा? माइनस का कॉस एक्स। और दहेज में क्या मिलेगा? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। इसी तरह साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था? कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन एक्स। तो y इज इक्वल टू कॉस एक्स, इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा? साइन एक्स प्लस सी, साइन एक्स प्लस सी। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, सॉरी, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, और हमेशा क्या मिलेगा? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो ये साइन एक्स और टेन एक्स का आपका बेसिकली, देखो सबसे बेसिक बता रहा हूं, बहुत ज्यादा कुछ बताया नहीं, ठीक है। एक और समझ लो, y इज इक्वल टू टेन एक्स। टेन एक्स का इंटीग्रल अगर y dx निकालना है, इंटीग्रल y dx, तो वो आ जाएगा sec स्क्वायर एक्स। क्या आ जाएगा? sec स्क्वायर एक्स प्लस सी। टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा बच्चे? sec स्क्वायर एक्स। टेन एक्स का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? sec स्क्वायर एक्स। क्या आ जाएगा बच्चे? sec स्क्वायर एक्स। टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? sec स्क्वायर एक्स। कंफर्टेबल है? सॉरी, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स आता है। सॉरी, ये नहीं है, ये गलत बता दिया मैंने। एग्जैक्टली डिफरेंशिएशन के उल्टे फॉर्मूले। डिफरेंशिएशन में क्या किया था? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था बच्चे? कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया बच्चे? साइन एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था? माइनस साइन एक्स। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया बच्चे? माइनस का कॉस एक्स। हमेशा अगर आप इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे हो तो क्या मिलेगा बच्चे? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे हो तो क्या मिलेगा? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो प्लस का सी क्या मिलेगा हमेशा? दहेज में। क्या मिलेगा बच्चे? प्लस का सी हमेशा क्या मिलेगा? दहेज में। यहां तक क्लियर है सभी को? यहां तक क्लियर है बच्चे? प्लीज जल्दी से बता दे। कंफर्टेबल है? अब बात करते हैं कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर e की पावर x है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता था? e की पावर x। तो e की पावर x का इंटीग्रेशन भी क्या होगा? e की पावर x। लेकिन अगर कभी भी इंटीग्रेशन कर रहे हो तो साथ में क्या मिलेगा? दहेज ऑफ इंटीग्रेशन प्लस का सी। इंटीग्रेशन में वो टेन एक्स और सेक स्क्वायर एक्स का और कॉसेक एक्स का जरूरत इतना यूजफुल नहीं है, साइन एक्स और कॉस एक्स का ही यूज आता है जब इंटीग्रेशन करते हैं। डिफरेंशिएशन में जरूर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज आ जाते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन जब भी करोगे तो आपको साइन एक्स और कॉस एक्स का ही इंटीग्रेशन करना आएगा। और मैं एग्जैक्टली बच्चे से वही पढ़ाता हूं, मैं दुनिया भर की चीजें, बिकॉज सिलेबस बहुत वाइड है, सिलेबस बहुत वाइड है
और मैं आपको सीधा फोकस्ड वो पढ़ाता हूँ जो एग्जाम में आता है। ठीक है, तो एग्जाम में जितनी चीज़ें आनी है वो सारी चीज़ें होंगी। मेरे पढ़ने के बाद आप लिमिटेड टाइम में वो सारी चीज़ें पढ़ पाओगे जिससे एग्जाम आपका क्लियर हो जाए और एग्जाम में एक अच्छी रैंक लेके आ पाए। ठीक है, तो बिल्कुल कंसाइज, फोकस, टू द पॉइंट, एग्जाम ओरिएंटेड अपन यहाँ पे पढ़ाई करने वाले हैं। इसीलिए बच्चे मैंने इंटीग्रेशन दुनिया भर के नहीं बताए, सिर्फ इन दो के बताए। एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा e की पावर x, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा e की पावर x प्लस c। तो ये कुछ फॉर्मुलेज ऑफ इंटीग्रेशन है जो आपको याद होने चाहिए, ध्यान होने चाहिए। अब एक कुछ क्वेश्चन आ गया, इंटीग्रल x की पावर 5 dx इंटीग्रेशन करना है। तो हमें मालूम है फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन, x की पावर n का फॉर्मूला होता था n+1 अपॉन n+1। इस वाले अगर मैं फॉर्मूले से देखूं इंटीग्रल y dx की वैल्यू कर मैं बात करूं तो 5, जल्दी बताओ क्या होगा, 5+1 x की पावर 6/6। क्या दहेज में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मिलेगा? क्या ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है? आप बोलोगे हाँ बिल्कुल सर इंटीग्रेशन है। कौन सा इंडेफिनिट? तो मिलेगा क्या, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस का c दहेज में। दूसरा क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं। हाँ, इंटीग्रल y dx का फॉर्मूला क्या आता था, n की पावर 1 अपॉन n+1 प्लस का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। n की वैल्यू कितनी है 5, पुट कर दो तो x की पावर 6/6 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, y इज 1 अपॉन रूट x dx। तो डर गए भैया ये क्या हो गया? हाँ थोड़ा सा ध्यान से देखो, हाँ निकल जाएगा पूरा। तो देखो बच्चे, पहली बात y की वैल्यू 1/√x लिखी थी, हमने क्या किया इसको समझा और देखा x 1 अपॉन x की पावर 1/2 लिखा है ये। तो अब पावर को और ऊपर ले गए तो y इज x की पावर -½ लिखा है। कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है, क्या लिखा है x की पावर माइनस है। अब हमें क्या इंटीग्रेट करके निकालना था, 1/√x को x की पावर ½ लिख दे रहा, x की पावर -1/2 dx का इंटीग्रेशन करना है। और इंटीग्रेशन कौन सा है, इंटीग्रेशन कौन सा है, डेफिनेट या इंडेफिनेट? अरे बोलो रे पक्का बोलो रे, डेफिनेट या इंडेफिनेट? तुम बोलोगे इंडेफिनेट, मैं बोलूंगा क्यों? तुम बोलोगे सर सांप के निशान के नीचे ना ऊपर कुछ लिखा, ना नीचे कुछ, ना नीचे कुछ, ना ऊपर कुछ, मतलब इंटीग्रेशन कौन सा हुआ, इंडेफिनेट। n की वैल्यू अगर मैं बोलूंगा इस फॉर्मूले को कंपेयर करो x की पावर n वाले फॉर्मूले से, x की पावर n dx का जो इंटीग्रेशन होता था वो x की पावर n+1, ये सवाल तो हो चुका है, n+1 अपॉन n+1 प्लस c होता था। मैं कहूंगा इस फोटो से कंपेयर करके बताओ n की वैल्यू कितनी है। तुम कंपेयर करोगे और बोलोगे n की वैल्यू है -½ तो मैं कहूंगा इंटीग्रेट कर दो, -½ + 1 प्लस का, तो यहां मिलेगा x की पावर प्लस का ½ अपॉन n कितना है -½ + 1 अपॉन ½ प्लस का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया c। तो यहां से अपने पास आंसर सॉल्व करके +½ नीचे था ना, ½ अगर ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा 2 टाइम्स x की पावर 1/2 प्लस का c। तो जो सॉल्व करके फाइनली आंसर आ गया वो कितना आ गया, इस सम का जो फाइनल आंसर है वो है 2 टाइम्स x की पावर 1/2 प्लस का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। कंफर्टेबल है तो डराने वाले क्वेश्चन से भी डरना नहीं है, बस उसको वापस से घूर देना है। अरे आया नहीं आया, अरे बच्चे बोलो रे आया नहीं आया, बढ़िया से आया नहीं आया, आगे बढ़ जाएं। चल फाइंड इंटीग्रल -1/x² dx। इंटीग्रल -1 अपॉन x² dx को हमें निकालना है। हम कहेंगे कोई बहुत बड़ी बात है नहीं हमारे लिए, हम सॉल्व कर दे रहे हैं। तो अगर मैं इसको देखूं, ये माइनस बाहर ले लिया इंटीग्रेशन के, -1 अपॉन x² dx लिखा है। इसको बच्चे क्या प्यार मोहब्बत से, अगर ये ऊपर चला गया 1 अपॉन x² को, क्या x की पावर, जब भी बेटा पावर ऊपर, ये टर्म ऊपर ले जाएंगे ना तो पावर नेगेटिव हो जाती है, x की पावर -2, इस तरह से लिख सकते हैं। आप कहोगे वेरी गुड, मैं कहूंगा जरा सा फॉर्मूला ध्यान रखना, तो तुम कहोगे फॉर्मूला होता था n+1 अपॉन n+1 प्लस c। मैं कहूंगा कंपेयर करो n से, तुम कहोगे कंपेयर करने पे n की वैल्यू -2 है, तो इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो ये माइनस का साइन तो है ही है, और सॉल्व करके x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c ही आने वाला था। n कंपेयर करेंगे तो -2 है, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है -2, पुट कर दीजिए -2 + 1 x की पावर -1, -2 + 1 अपॉन -1 प्लस का c।
कंफर्टेबल है दोस्त, कंफर्टेबल है दोस्त। माइनस माइनस अंदर मल्टीप्लाई, ये -1 और ये माइनस खत्म हो गए, आंसर आ गया x की पावर -1, ये माइनस अंदर आएगा तो माइनस का c, तो ये फाइनल आंसर आ गया। इसका आंसर आ गया x की पावर -1 माइनस का c। कंफर्टेबल है? तो ये सॉल्व करके जो फाइनल आंसर आ गया इसका ये आया। कंफर्टेबल है दोस्त? आगे बढ़ जाएं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंटीग्रल cos t dt का, तो बच्चे cos t का इंटीग्रेशन बताइए। cos t का इंटीग्रेशन, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता था? cos x। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा? sin x। यहाँ पे t है, जैसे x था अब यहाँ पे t है, तो इंटीग्रल सिंपल सा फॉर्मूला है cos t dt। इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा? sin t। फॉर्मूले अभी लिखवाए थे, sin t। और जब भी इंटीग्रेट करते हैं तो क्या मिलता है बच्चे? दहेज में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या मिलता है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नीचे लिख दिया cos t dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? sin t प्लस c। कंफर्टेबल है? चलिए इसको करते हैं। e की पावर x का इंटीग्रेशन, अगर y इज इक्वल टू इंटीग्रेट करना, इंटीग्रल y dx निकालना है। इंटीग्रेट y विद रिस्पेक्ट टू x, कई बार साइन सिंबल नहीं बनाएगा, लिख देगा इंटीग्रेट y विद रिस्पेक्ट टू x। विद रिस्पेक्ट टू x मतलब किसको इंटीग्रेट करना है? y। किसके रिस्पेक्ट में? x। तो जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होता है उसका d लिख देते हैं। तो यहाँ पे x लिखा है तो dx। अगर इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिखा होता है यहाँ पे बच्चे, अगर x की जगह टाइम लिखा होता, अगर यहाँ पे x की जगह t लिखा होता तो हम निकालते इंटीग्रल y dt। मतलब जो भी लिखा होगा, x लिखा है तो dx, t लिखा होता तो dt निकालता है। चूंकि x निकालता है तो इंटीग्रल y dx निकालता है। तो y की वैल्यू पुट कर देते हैं, e की पावर x प्लस 1/x dx। कंफर्टेबल है? कंफर्टेबल है यहाँ तक? अब ब्रैकेट को खोल देते हैं, तो ये बटेगा इंटीग्रल e की पावर x dx प्लस इंटीग्रल 1/x dx। कंफर्टेबल है? अब मैं तुमसे बोलूंगा इंटीग्रल e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? तुम बोलोगे सर e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है। फिर मैं कहूंगा 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? ध्यान रखना ये x की पावर -1 है, तो वहां पे n+1/n+ वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। 1/x का इंटीग्रेशन अभी बताया था, 1/x का इंटीग्रेशन अभी बताया था log base ex या फिर ln x। हिंदी में बोल दो तो हिंदी में इसको बोल देता हूँ डायरेक्टली, जल्दी क्या बोल दूंगा? ln x। और जब भी इंटीग्रेट करते हैं तो दहेज में क्या मिलता है दोस्तों? जब भी इंटीग्रेट करते हैं तो दहेज में मिलता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जिसको प्यार से बोलते हैं प्लस का c। कंफर्टेबल है दोस्त? कंफर्टेबल है दोस्त? यहां तक सभी लोग बढ़िया से? एक नंबर। आगे बढ़े। चलिए नया सवाल आ गया, नया सवाल आ गया तो इसको पहले मैं मिटा देता हूं। थोड़ा सा मेरे से गलती हो गई स्पेस एलोकेशन में। टिनिंग टिनिंग, हाँ। इज इक्वल टू e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, 1/x का इंटीग्रेशन ln x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। नेक्स्ट सवाल करते हैं, जल्दी से करो। वापस से इंटीग्रेट y विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है, मतलब अपन क्या लिखेंगे दोस्तों? इंटीग्रेशन y dx इज इक्वल टू y की वैल्यू पुट कर देते हैं 3x² प्लस 2x प्लस 4 डॉट dx। इंटीग्रेशन कैसा है? इनडेफिनिट, बिकॉज सांप के निशान के नीचे कुछ भी नहीं है। अब इस फॉर्मूले को खोल देते हैं, इंटीग्रेशन के निशान को खोल देते हैं, तो इंटीग्रल 3x² dx प्लस इंटीग्रल 2x dx प्लस इंटीग्रल 4 dx। कंफर्टेबल है? सॉल्व करें। देखो 3 तो कांस्टेंट है, 3 तो कांस्टेंट है, तो 3 एज इट इज आ जाएगा। x² का इंटीग्रेशन, पावर कितनी है? तो 2, तो n+1 फॉर्मूला क्या था बच्चे? n+1/n+1। n की वैल्यू कंपेयर करो, x की पावर n dx का इंटीग्रेशन x की पावर n+1/n+1 तो वहां पे पावर कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। तो यहाँ पे 2+1 मतलब 3/3। बात आई समझ में? 3/3 क्यों है? n+1 n की वैल्यू 2 है, तो 2+1 3/3, तो x की पावर 3 टाइम्स x³ 3 प्लस 2 तो कांस्टेंट है, एज इट इज लिख दिया x dx। x dx मतलब x की पावर 1 इंटू dx। अगर पावर 1 है, n की वैल्यू 1 है, यहाँ पुट करोगे तो n+1 1+1 2,
1 + 1 2 अपॉन n + 1 1 + 1 2 कंफर्टेबल है, प्लस 4 dx इंटीग्रल dx का इंटीग्रेशन हमेशा आता है x, 4 dx का इंटीग्रेशन 4x, और दहेज में क्या मिलेगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जिसको अपन प्यार से बुलाते हैं c। काटा पीटी मचा दो, कंफर्टेबल है। तो इसका फाइनल आंसर आ गया इंटीग्रेशन करके x³ प्लस x² प्लस 4x प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर एग्जाम्पल नंबर 6। यहाँ तक सभी बच्चों को इंटीग्रेशन 100% क्लियर है? किसी को किसी तरह की दिक्कत, कोई समस्या, कुछ बेसिक सी भी, ठीक है? एवरीबॉडी कंफर्टेबल? तो ये कुछ एग्जाम्पल हो गए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डराने वाला, इंटीग्रेट y इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर √x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर। जल्दी से बच्चे सॉल्व करो, 1 मिनट का समय दिया, जल्दी से सॉल्व करिए अपनी कॉपी में। मैं वापस से इसको सॉल्व करूंगा फिर। देखा जाए तो देखते बच्चे, सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में पहले तो इस स्क्वायर को खोल दो। हमें अगर मैं इसको सॉल्व करूं पहले, तो यहां से मैं लिख दूंगा y इज इक्वल टू, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है क्या? ये सभी को a प्लस बी का होल स्क्वायर टाइप दिख रहा है, जिसमें ये a ये b, और इसका फॉर्मूला क्या आता था, a² प्लस b² प्लस 2ab, यही आता था। तो यही हम भी इसके साथ करते हैं, √x का स्क्वायर x प्लस 1/√x का स्क्वायर 1/x प्लस 2 टाइम्स a इंटू b, 2 टाइम्स √x इंटू 1/√x। कंफर्टेबल है? अरे ये √x का स्क्वायर लिखा है, ये 1/√x का होल स्क्वायर लिखा है, a² प्लस b² प्लस 2ab। इसको सॉल्व कर लोगे तो y की वैल्यू मिलेगी आपको √x का स्क्वायर x प्लस 1/√x का स्क्वायर 1/x प्लस √x से √x खत्म हो गया प्लस का 2, तो y की वैल्यू आ गई x प्लस 1/x प्लस का 2। अब इसको इंटीग्रेट करना है। अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रल y dx। क्या निकालना है, इंटीग्रल y dx। तो अगर बच्चे मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं तो इंटीग्रल x प्लस 1/x प्लस 2 डॉट dx। इंटीग्रेशन का काइंड क्या है, टाइप ऑफ इंटीग्रेशन कैसा है, डेफिनेट या इनडेफिनेट? तुम कहोगे सांप के निशान के नीचे कुछ भी नहीं, तो इंटीग्रेशन कौन सा हुआ? आप कहोगे सर ये तो कैसा इंटीग्रेशन हुआ, इनडेफिनेट। मतलब दहेज में क्या मिलेगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो सॉल्व करते हैं बच्चे, तो इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करूंगा तो एक मिनट, हाँ इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रल x dx प्लस इंटीग्रल 1/x dx, ब्रैकेट को खोल दिया, प्लस इंटीग्रल 2 dx। सॉल्व x dx मतलब x की पावर 1 लिखा है, फॉर्मूला क्या होता था, x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c आता था अगर x की पावर n dx का इंटीग्रेशन करते थे तो यहां कंपेयर करेंगे, n की वैल्यू क्या है 1, तो x की पावर 1 का इंटीग्रेशन x की पावर 2/2 प्लस 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है, जल्दी बताओ आप, ln x। याद है या भूल गए बच्चों फॉर्मूला? x की पावर -1 ले लिया और -1 + 1 x की पावर 0 कर लिया, ये तो नहीं किया। 1/x का इंटीग्रेशन ln x, इंटीग्रल 2 dx 2x,
ठीक है। तो फाइनली फॉर्मूला सॉल्व करके इस फंक्शन का इंटीग्रेशन आ गया y इज इक्वल इंटीग्रेशन आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ln x प्लस 2x। कंफर्टेबल है दोस्त। नया क्वेश्चन आ गया 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। ये तो अभी कर दिया ना, ये तो अभी कर दिया। ये वाला 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 ये इंटीग्रेट कर दिया। तो चलिए इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पर सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ एक फंक्शन और है जिनके इंटीग्रेशन आपको मालूम होने चाहिए। इतने इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दूंगा। ax प्लस बी की पावर होल n है, तो इसका फाइनली सॉल्व करके फॉर्मूला आ जाएगा ax प्लस बी की पावर n है, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा ax प्लस बी की पावर n प्लस 1 अपॉन जो a का कोफिशिएंट है ना a टाइम्स n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दहेज में तो मिलेगा ही मिलेगा। और जैसे 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन निकालना है, तो 1 अपॉन एक्स का क्या होता था ln x, तो इसका भी इंटीग्रेशन कैसा आएगा ln x, ln ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन में आ जाएगा जो x का कोफिशिएंट है a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ध्यान रखना बच्चे, ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आगे चल के कुछ 11th कुछ 12th के चैप्टर है जहाँ पे आएंगे, तो ये फॉर्मूला लर्न कर लो। मैं वापस से बोल रहा हूँ, ये फॉर्मूला लर्न कर लो। इसको सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, बट सब्स्टिट्यूशन मेथड में अभी आप लोग मत पढ़िए, आपके सिलेबस के मतलब इतना यूज़ नहीं है, बट कभी यूज़ आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है ये दो फॉर्मूले, लेकिन याद कर लो, आपके लिए कैलकुलेशन अगर क्वेश्चन आ गया तो आप फास्ट हो पाएंगे। ठीक है, तो अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करते हैं। y इज इक्वल टू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटीग्रेट किया इंटीग्रल y dx, इंटीग्रल y dx की बात करेंगे तो साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन किया, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता था कॉस एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता था माइनस का कॉस एक्स। तो देखो ये माइनस भी आया और साथ में कॉस ऑफ एक्स की जगह ए एक्स प्लस बी था, तो ए एक्स प्लस बी ऐसे लिख दिया। बस एक्स का जो कोफिशिएंट है ए उससे डिवाइड करना पड़ेगा, एक्स का जो कोफिशिएंट है ए वो उससे डिवाइड करेगा प्लस सी। कंफर्टेबल है? तो कभी भी लीनियर जैसे ए एक्स प्लस बी की पावर जैसे करते थे सब कुछ वही किया, बस फाइनली ए से डिवाइड कर दिया, फाइनली ए से डिवाइड कर दिया। अगर ए एक्स प्लस बी ए का कुछ जो भी कांस्टेंट कोफिशिएंट होगा बस उस पूरे फंक्शन जो भी इंटीग्रेट जैसे नॉर्मल इंटीग्रेशन करते थे वैसे किया, बस उसको क्या कर दिया ए से डिवाइड कर दिया। कॉस ऑफ एक्स, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता था साइन, तो कॉस ए एक्स प्लस बी का कितना हो जाएगा साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, बस एक्स का जो कोफिशिएंट है ए उससे डिवाइड कर दो, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस का। कंफर्टेबल है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता था ई की पावर एक्स, तो ई पावर ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या होगा ई की पावर ए एक्स प्लस बी, बस x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दो, फाइनल आंसर को दिख रहा है। और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c तो दहेज में मिलना ही था। कुछ क्वेश्चन करें दोस्तों, कुछ क्वेश्चन करें। साइन ऑफ 3x प्लस 4 बहुत सिंपल सी बात है, तुम तो पहले इस चीज को पूरे जो ब्रैकेट के अंदर है ना उसको कुछ भूल ही जाओ, या ऐसा समझ लो कि ये x से लिखा है, तो साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन तुम क्या लिखते हैं साइन एक्स का इंटीग्रेशन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन तुम क्या बोलते हैं माइनस का कॉस, ब्रैकेट में जो भी चीज लिखी थी एज इट इज लिख दो 3x प्लस 4। अब x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दो, x का कोफिशिएंट क्या था 3, उससे डिवाइड कर दो प्लस का सी। इतना कोई फॉर्मूला याद भी नहीं करना है तुम्हें, ये वाला ये फॉर्मूले जितने कोई याद भी नहीं करने, एक सिंपल सी ट्रिक है, सिंपल सी ट्रिक है, जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देना फाइनल आंसर को, बाकी ब्रैकेट को एज अ होल जैसे सिंपल सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व करना है। साइन ऑफ 3t dt, वापस से साइन का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस, ब्रैकेट में जो भी चीज था एज इट इज लिख दो, बस यहां पे t का जो कोफिशिएंट है उसे डिवाइड कर दो बाय 3 प्लस का c। कंफर्टेबल है? कंफर्टेबल है दोस्त, कंफर्टेबल है दोस्त, कंफर्टेबल है दोस्त, फंक्शन समझ में आ रहा है? अब देखो आगे बढ़ते हैं। cos फाइव डी फाइव का, cos ऑफ 5 पाई भूल जाओ ना,
कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चे? साइन। ब्रैकेट में जो कुछ भी था लिख दो, फाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, डी फाई है इसलिए फाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो फाई फाई आ गया। लेकिन फाई अकेला या फाई के साथ कोफिशिएंट 5 है तो उसका कोफिशिएंट जो भी 5 है उससे डिवाइड कर दो बाय 5, प्लस क्या मिलेगा? दहेज ऑफ इंटीग्रेशन, जिसको कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। कंफर्टेबल है दोस्त? कंफर्टेबल है? कुछ भी नहीं करना है, जो भी x का या t का या फाई का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देना है, बाकी फॉर्मूला एज इट इज जैसे पहले पढ़ा था वैसा ही है और वैसा ही रहेगा। जल्दी से बताओ cos x, cos ऑफ 5x माइनस dx माइनस 6 का, देखो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चे? साइन। ब्रैकेट जो था वो एज इट इज रख दिया, कोई दिक्कत नहीं, बस x का कोफिशिएंट क्या था? 5, तो पूरे को 5 से डिवाइड कर दिया, प्लस साथ में दहेज क्या मिलेगा? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। कंफर्टेबल है दोस्त? कंफर्टेबल है? जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो। ओ टिनिंग टिनिंग, एक पल का जीना है तो है जाना, तो इंटीग्रेट करना था। cos का इंटीग्रेशन साइन 5x माइनस 6, जो भी ब्रैकेट में था यार लिख दिया, हमें उससे कोई मतलब हाँ नहीं खास, बस देखा x का कोफिशिएंट क्या था? 5, तो उससे डिवाइड कर दिया, लिख दिया 5, और इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो क्या मिलेगा? दहेज में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अरे बोलो बच्चों, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? चलो इसकी ऐसी तैसी कर दो, पहले तो 5 कांस्टेंट है ये वाला, इसको बाहर निकाल लो। अब इंटीग्रल e टू दी पावर 5x dx तुमसे पूछा गया है, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता था? e की पावर x, तुम भी अभी भी 5 इंटू इसका इंटीग्रेशन करोगे तो e टू दी पावर x का जो होता था वही e टू दी पावर 5x का रहेगा। बस हमने देखा x का कोफिशिएंट क्या है? 5, उससे इस पूरे टर्म को डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड कर दिया, 5 5 की कट्टम कट्टा हो गई, तो फाइनली आंसर में प्लस का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c तो लिखना ही था, तो फाइनली आंसर आया इसकी टर्म का e टू दी पावर 5x प्लस c। कंफर्टेबल है बच्चे? देखिए कई ढेर सारे एग्जाम्पल कर लिए, काफ़ी चीज़ें कर ली अपन ने, काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई होप आप लोग कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन है जो बाकी बच्चे बहुत स्ट्रगल के साथ करते हैं। देखो तुम्हें क्या शॉर्ट ट्रिक बताई, बस ब्रैकेट को एज इट इज ही रखो और जो x का कोफिशिएंट है उसको नीचे उतार देना है, इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आपके एग्जाम में आएगा नहीं। और देखो मैंने कितना आराम से आप लोग को ये सारी चीज़ें बता दी। चलिए से अब आ गया डेफिनेट, ये देख के बताओ ये इंटीग्रेशन कैसा है, डेफिनेट है या इनडेफिनेट है? अरे बोलो रे बोलो रे बोलो रे, पक्का बोलो रे। ये इंटीग्रेशन की शक्ल देख के क्या पता चला ये इनडेफिनेट है या डेफिनेट? तुम बोलोगे सर इसमें लोअर लिमिट भी मालूम है और अपर लिमिट भी दे रखा है, मतलब ये कैसा हुआ? डेफिनेट इंटीग्रेशन हुआ। कौन सा इंटीग्रेशन हुआ बच्चे? डेफिनेट। कंफर्टेबल है? तो इंटीग्रेट करते हैं 4x, तो वो करना कुछ नहीं, जैसे नॉर्मल इंटीग्रेशन करते थे वैसे ही करेंगे। तुम तो इंटीग्रल -2, 4x dx को इंटीग्रेट करना है, तो 4x का इंटीग्रेशन करते तो x की पावर 1 है ना, x की पावर 1 का इंटीग्रेशन क्या जाएगा? x की पावर 2/2, यही नॉर्मल इंटीग्रेशन करते। बस तुम क्या कर दोगे, ब्रैकेट का साइन लगाओगे और उस पर लिख दोगे नीचे -2 और ऊपर लिख दोगे +4। कंफर्टेबल है? आगे की बात बढ़ जाए, काटा पीटी मचा दोगे, तो फाइनली तुम्हारे पास आ गया 2 टाइम्स x² और लोअर लिमिट -2, अपर लिमिट +4। अब तुम्हें अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करनी है। कैसे पुट करेंगे? पहले पुट करेंगे अपर लिमिट, x की जगह पुट करेंगे 4 = 2 टाइम्स, ठीक है, या 2 भी मैं कांस्टेंट है तो बाहर निकाल ले रहा, 2 कांस्टेंट तो बाहर निकाल लिया, x² की जगह पुट कर, x की जगह पुट करूंगा 4, तो ये आया 4 का स्क्वायर, माइनस का साइन लगाऊंगा और अब पुट करूंगा लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है? -2, तो x की जगह पुट कर दिया -2 का होल स्क्वायर। कंफर्टेबल है? सॉल्व कर देंगे तो 2 × 4 का स्क्वायर 16, -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? +4, तो 16 - 4 12, 12 × 2 24, तो फाइनली आंसर आ गया अपने पास 24। कितना आ गया बच्चे? इंटीग्रल 4x dx, कहाँ से कहाँ? -2 से लेके +4 तक इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 24। क्यों कहा गया है इसको डेफिनेट? इसलिए कहा गया है डेफिनेट बिकॉज आंसर देखिए एक नंबर, एक डेफिनेट वैल्यू पता चली फाइनली।
फाइनली हमें कोई एक नंबर मिल रहे हैं, कुछ एक डेफिनेट वैल्यू मिल रही है। इनडेफिनेट में हमें वापस क्या ही मिल रहा था, एक्सप्रेशन ही मिल रहे थे, ठीक है। तो डेफिनेट बात करेंगे तो जो रिजल्ट भी आएगा वो डेफिनेट आएगा, मतलब एक नोन वैल्यू, कुछ वैल्यू आएगी। तो इसका इंटीग्रेशन किया तो कितना आया 24। कंफर्टेबल है दोस्त, कंफर्टेबल है दोस्त, आगे बढ़ जाऊं, चलिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ 0 to π/2, डेफिनेट इंटीग्रेशन या इनडेफिनेट? तुम कहोगे सर डेफिनेट क्यों, लिमिट्स दे रखी cos ऑफ 2x dx। पहले तो नॉर्मली जैसे इसको इंटीग्रेट करते हैं वैसे इंटीग्रेट कर देते। तो cos x का इंटीग्रेशन हम सबको मालूम है कितना होता है, sin x। लेकिन x था या 2x, आप कहोगे 2x, तो मैंने ब्रैकेट में क्या लिख दिया 2x। लेकिन फिर मैंने बताया जो भी x का कोफिशिएंट होता है क्या उसे डिवाइड करते हैं, आप कहोगे हाँ सर अभी सिखाया था। मैं कहूँगा इंटीग्रेशन हो गया, तुम कहोगे हाँ। मैंने कहा अब इन लिमिट्स का क्या करना है, तुम कहोगे लिमिट्स पुट कर दी है, तो मैं लिमिट्स पहले रिप्रेजेंट करूंगा 0 से π। कंफर्टेबल है? देखो इसमें कांस्टेंट कितना है, हाफ, तो इसको लिख दिया हाफ टाइम्स साइन ऑफ 2x लिमिट्स 0 to π। अब लिमिट्स कैसे पुट करते हैं इस बात को समझना। सबसे पहले x की जगह, ये जो x है ना, इसकी जगह पुट करूंगा अपर लिमिट π, तो इज इक्वल टू हाफ ऑफ साइन ऑफ 2, x की जगह क्या पुट कर दिया π, माइनस साइन ऑफ 2 टाइम्स x की जगह पुट क्या पुट कर दिया 0। कंफर्टेबल है? अब साइन 2π क्या होता है 0, माइनस साइन 0 कितना होता है 0, तो 0 माइनस 0, 0 0 इंटू हाफ 0, तो फाइनली आंसर आ गया 0। तो साइन 2x dx का इंटीग्रेशन अगर आप 0 to π में करेंगे, 0 to π में करेंगे तो इसका आंसर आपको क्या मिलेगा, इसका आंसर क्या मिलेगा, शून्य मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चे, शून्य मिलेगा। कंफर्टेबल है? कंफर्टेबल है बच्चे, कंफर्टेबल है दोस्त, कंफर्टेबल है? थोड़ा सा मैं यहाँ पे कुछ बताना चाहूँगा, समझना बच्चे। अगर किसी बच्चे ने, कोई थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा बच्चा है, तो उसको मालूम होगा ये साइन का ग्राफ है। ये क्या है बच्चे, साइन का ग्राफ। अगर मैं वैल्यूज पुट करूँ तो ये 0 आती है, ये वैल्यू पाई आती है, और ये क्या आती है 2π। मैंने शुरू में ही तुम्हें बताया था कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व। तो साइन 2π यहां पहुंचा, साइन 0 यहां, तो जितना पॉजिटिव एंगल आ रहा है उतना ही निगेटिव एंगल में आ रहा है। इस वजह से जब आप उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है 0। खैर हम साइन को इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं, कॉस को कर रहे हैं। सिमिलरली अगर मैं कॉस का भी ग्राफ बनाऊंगा तो आपको सिमिलर रिजल्ट ही मिलेंगे। cos 2x dx का ग्राफ बनाऊंगा तो आपको सिमिलर बात ही पता चलेगी। मैं आपको बताता हूं, देखो मैं ग्राफ बना देता हूं cos का। कहां से कहां जोड़ रहे हैं, 0 to π। तो cos का ग्राफ बनाते हैं एक बार। cos 0 कितना होता है 1, यहां से शुरू होगा, π/2 π, ये 0, ये π/2, ये π। देखिए जितना पॉजिटिव एरिया आया उतना ही नेगेटिव आया, तो इसलिए इस टर्म को अगर जब इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेट मतलब एरिया अंडर द कर्व, मतलब जितना पॉजिटिव एरिया उतना नेगेटिव एरिया, सब जुड़ जुड़ा के फाइनल आंसर क्या मिला 0। कंफर्टेबल है? आगे बढ़ जाऊँ। साइन x dx का इंटीग्रेशन निकालना है 0 to π/4। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन करते हैं। साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चे, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चे, माइनस का cos x, माइनस का cos ऑफ x। मैं बोलूंगा क्या इंटीग्रेशन हो गया, हो गया। एक बात और आप लोग को डाउट है, सर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहाँ गया? बच्चे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कब आता है, सिर्फ और सिर्फ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में आता है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लगाते। अब आप पूछोगे क्यों नहीं लगाते, बेटा ये बात मेरे को नहीं मालूम, वैसे तो मेरे को मालूम है लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। सिंपल सी बात है, अगर न्यूटन चचा ने बोल दिया कि नहीं लगाते तो नहीं लगाते। थोड़ी तो बड़े लोगों की, बड़े बुजुर्गों की बात माननी चाहिए। तो न्यूटन सर की बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट इंटीग्रेशन नहीं लिखा जाता, नहीं लगाते तो हम नहीं लगा रहे। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चे, माइनस का cos x।
कितना हो जाएगा बच्चे, माइनस का cos x। अब लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 0 to π/4, 0 to π/4। तो सॉल्व कर देते हैं, माइनस टाइम्स cos ऑफ π/4 माइनस cos ऑफ 0। कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल। अपर लिमिट x की जगह अपर लिमिट π/4 लिमिट किया, फिर x की जगह माइनस करके लोअर लिमिट पुट किया, कंफर्टेबल है। सॉल्व करते हैं, cos π/4, cos π/4 मतलब 45, cos 45 कितना होता है, 1/√2। cos 0 कितना होता है, 1, तो माइनस का 1, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका आंसर आ गया 1 - 1/√2। क्या आ गया फाइनल आंसर, 1 - 1/√2। कितना आ गया बच्चे, 1 - 1/√2। आई होप सब कंफर्टेबल होंगे, खुश होंगे, क्लियर होगा आपको, ईच एंड एवरी कंसेप्ट बढ़िया से समझ में आया होगा, एक नंबर का मजे में। आगे बढ़ जाएं, चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको ये वाला सॉल्व करके बताते हैं। जल्दी से बताओ, आप लोग खुद सॉल्व करो। डेफिनेट इंटीग्रेशन है ये, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं है, तो पहले इंटीग्रेट करोगे, फिर लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन पुट करोगे, जल्दी से आप लोग सॉल्व करोगे, मैं आप लोग को फिर इसका आगे की कहानी समझाऊंगा। हो गया बच्चों, चलो तो सॉल्व करते हैं। इंटीग्रल 0 to 2 3t² + 4t + 5dt का इंटीग्रेशन को इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो अगर बच्चे मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो सबसे पहले तो डेफिनेट वाली बात तो भूल जाए, सबसे पहले इंटीग्रेशन करते हैं। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, तुम लोग की प्रैक्टिस, 3t² का इंटीग्रेशन, 3t⁻², तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 2 + 1 मतलब 3/2 + 1 3 प्लस 4 t⁻1 का इंटीग्रेशन t⁻2/2 प्लस 5dt का इंटीग्रेशन 5t, लिमिट्स 0 to 2, काटा पीटी मचा दो, 0 से गया 2, 3 से 3 कट गया। तो फाइनली हमें करना क्या है, t³ + 2t² + 5t, इस टर्म में लिमिट्स पुट करनी है। जल्दी से बेटा चैट सेक्शन में कमेंट सेक्शन में आंसर लिख दो, कितना 0 से 2 में वैल्यूज पुट करते हैं, तो यहां से t³ मतलब 2 का क्यूब प्लस, पहले अपर लिमिट पुट कर रहे हैं, प्लस 2t², 2 × 2 का स्क्वायर प्लस 5 × 2, अपर लिमिट पुट कर दी, माइनस लोअर लिमिट, t की वैल्यू 0, सब जगह 0 आ गए, ये हो गई लिमिट्स पुट। हमें मालूम है ये 0 0 0 ये तो खत्म ही हो गए, तो कुल मिला के इसको सॉल्व कर देते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2 का क्यूब 8 प्लस 2 का स्क्वायर 4 × 2 8 प्लस 5 × 10 2 10 माइनस 0 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 8 + 8 16 प्लस 10 26, कितने यूनिट्स आ गई, 26। क्या आ गया आंसर फाइनल, 26। क्या आ गया बच्चे, 26। कंफर्टेबल है सभी लोग, बढ़िया से, एक नंबर। आगे बढ़ जाएं दोस्तों, आगे बढ़ जाएं क्या मेरे दोस्तों, जल्दी से सॉल्व करेंगे,
इस क्वेश्चन को फटाफट खटाखट किल कर देंगे बच्चा लोग। इंटीग्रल 2t dt 0 सबसे पहली बात 2t dt को इंटीग्रेट कैसे करना है, तो बच्चे इसका मैंने तरीका ऑलरेडी बता रखा है, लाल कलर का पेन यूज करते हैं। e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, तो e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t, तो e की पावर 2t का इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो e की पावर 2t। लेकिन जब भी मैंने बताया 2t जो भी है जिसको इंटीग्रेट करें उसका कोई कोफिशिएंट है, t का कोफिशिएंट कितना है 2, तो 2 से क्या कर देंगे डिवाइड। अब लिमिट्स पुट कर देंगे 0 से, सॉल्व कर लेते हैं। तो e टू दी पावर पहले t की जगह पुट करते हैं, 1/2 बाहर निकाल लिया, लिमिट्स पुट करते हैं 2 इंटू 2 माइनस लोअर लिमिट t की पावर क्या पुट कर दी 0, e की पावर 2 इंटू 0। कंफर्टेबल है, तो सॉल्व करके आंसर आ गया e की पावर 4/2। क्या आ गया बच्चे, e की पावर 4/2। कंफर्टेबल है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, कोई बहुत बड़ी बात है, ठीक है। फाइंड द एरिया अंडर द कर्व y इज इक्वल टू 3x²। देखो अब बच्चे कोई कर्व है, इसके अंडर का एरिया निकालना है, -2 से +2, मतलब यहां से ये एरिया निकालना है। देखो बच्चे शेडेड करके दिखा रहा हूं। इस तरीके के क्वेश्चन आ गया कि भाई ये एरिया निकालो। अब इस तरीके के एरिया अगर हम डायरेक्ट ज्योमेट्री से निकालने लग गए तो अपने सबके तो क्या हो जाएंगे, प्राण पखेरु। क्या हो जाएंगे बच्चे, प्राण पखेरु। मतलब इस तरीके का एरिया हमारी औकात, विद द ज्योमेट्री, विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री तो हम कद्दू कभी ना निकाल पाए। ये रेड वाला एरिया और इधर भी ये रेड वाला एरिया। ये दिख रहा है बच्चों, ये दिख रहा है बच्चों। कंफर्टेबल है, ये एरिया दिख रहा है रेड वाला। आपको लग रहा है यार ये रेड वाला एरिया ज्योमेट्री की हेल्प से कैसे निकालें, आपके सच में अगर ज्योमेट्री से निकालने लग गए तो इस पूरे एरिया को निकालने में आपके क्या हो जाएंगे, प्राण पखेरु, नहीं निकाल पाओ। इंटीग्रेशन हमें मालूम है, इंटीग्रेशन भी क्या देता है, एरिया अंडर द कर्व। तो हमने कहा एरिया निकालना, एरिया अंडर द कर्व का तो मतलब इंटीग्रेशन भी हुआ। तो इंटीग्रल किसका करेगा, ये कर्व कौन सा है, ये वाला कर्व है y इज इक्वल टू 3x²। ये एक पैराबोला कर्व है जो हमें दे रखा है। तो इंटीग्रेशन मतलब y इज इक्वल टू 3x², इसका इंटीग्रेशन कर दिया अगर मैंने dx के साथ, तो इसका मतलब भी तो एरिया अंडर द कर्व होता है। तो एरिया अंडर कहां से कहां करना है, -2 से +2, -2 से +2 करना है। तो लिमिट्स कहां से कहां पुट कर दी, -2 से +2, कोई दिक्कत। अब अगर मैं इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करूं या ये एरिया किसी मैथमेटिकल ज्योमेट्री की हेल्प से निकालूं, दोनों एक ही बात है। ये निकालना मेरे लिए बहुत प्राण पखेरु काम है डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री, लेकिन विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन मेरे दाएं हाथ का खेल है। 3 तो कांस्टेंट, x² का इंटीग्रेशन चलो बताओ जल्दी कितना होगा, 2 + 1 3 अपॉन 2 + 1 3, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन। लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन पुट कर दे रहे, -2 से +2, खाटा पीटा घोला और लगा लिया, 3 और 3 कट पिट गए, इज इक्वल टू सॉल्व करेंगे x³ मतलब 2 का क्यूब माइनस -2 का होल क्यूब। कंफर्टेबल है, सॉल्व करेंगे 2 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, बच्चों जल्दी से बताओ, 2 का क्यूब कितना होता है 8, -2 का क्यूब माइनस का 8, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, आंसर क्या आ गया 16, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, आंसर क्या आ गया 16। तो y इज इक्वल टू 3x² का अगर एरिया अंडर द कर्व निकालना था इस कर्व के लिए, एरिया अंडर द कर्व, ये रेड वाला जो एरिया है इन दोनों एरिया का सम किसके बराबर हो जाएगा 16। इस एरिया की वैल्यू भी 8 आती है, इसकी भी 8 आती है, दोनों का टोटल सम कितना आ जाएगा 16। ये विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री निकालने के लिए मेरे लिए बहुत ही प्राण पखेरु काम था, मतलब अबाउट इम्पॉसिबल सा ही काम था, लेकिन विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन हमने फटाक से खटाखट आराम से मजे में प्यार मोहब्बत के साथ कर लिया। तो दिस इज हाउ द जो अपने कैलकुलस है वो अपनी ज़िंदगी को आसान बनाता है, सहूलियत वाला बनाता है, और अपने कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को, कॉम्प्लेक्स चीज़ों को हमारे लिए आसान बनाता है। कंफर्टेबल है दोस्त, आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट सवाल,
एक्स क्यूब की एरिया निकालिए -2 से +2, ये एरिया। अब कौन सा कलर दूं? पर्पल। ये पर्पल एरिया दिख रहा है। इन दोनों का सम तुम्हें देख के ही समझ में आ रहा होगा कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। क्यों 0 आना चाहिए दोनों का सम? क्योंकि देखो बच्चे, ये वाला तो भैया पॉजिटिव दिख रहा है मेरे को। देखो दोनों एग्जैक्टली दिखने में एग्जैक्टली बराबर है, तो देख के ही समझ में आ रहा है कि देखो वैल्यू तो बराबर आनी है। और ये टर्म क्या आ रहा है बच्चे? पॉजिटिव। और लेकिन ये क्या आ रहा है? नेगेटिव। तो ये थोड़ी बेसिक सी अकल लगा के -2 से +2 में तुम डायरेक्टली भी 0 लिख सकते हो, लेकिन इंटीग्रेट करके देखते हैं क्या आ रहा है। तो एरिया अंडर द कर्व y एक्स सिक्योरिटी क्या निकालें? तो इंटीग्रल x क्यूब dx का इंटीग्रेशन कर दिया -2 से 2, तो ये क्या दे देगा? एरिया अंडर द कर्व दे देगा -2 से +2 के बीच में। तो इंटीग्रेट कर देते हैं। x क्यूब का इंटीग्रेशन x की पावर 4/4, लिमिट्स -2 से +2, लिमिट्स -2 से +2। तो सॉल्व कर देते हैं। वैल्यू लिखेंगे तो 1/4, x की पावर 4 का मतलब 2 की पावर 4, यहाँ पे आया माइनस, यहाँ पे बात करेंगे तो x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे? -2 की पावर क्या पुट कर देंगे? 4। कंफर्टेबल है? सॉल्व कर लेते हैं। 1/4, 2 की पावर 4 कितना होता है? 16, -2 की पावर 4, चूंकि इवन पावर है तो -2 की पावर 4 भी क्या आएगा? प्लस का 16। तो माइनस प्लस माइनस 16 -16 कितना हो गया? 0। तो सॉल्व करके कितना आ गया बच्चे? 0। तो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन -2 से +2 में जो वैल्यू लिखेंगे, ये -2, ये +2, इसमें जो वैल्यू लिखेंगे इसकी जो इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा? 0। हमें ग्राफ से भी दिख रहा था जितना इधर नेगेटिव नीचे साइड है, एक्स एक्सिस से नीचे साइड है, उतना ही इधर एक्स एक्सिस से ऊपर साइड है। तो इसका सम करके बच्चे कितना मिलना चाहिए था? आंसर 0। तो 0 ही टेक्निकली आया। भी कंफर्टेबल है इस तरीके सवाल में? अगला क्वेश्चन दूं, करेंगे बच्चे सब लोग बढ़िया से। 1 नंबर जल्दी से सॉल्व करें। इंटीग्रल, ये कर्व है एक y dx, इसके लिए सबसे पहले 0 to 4 में निकालना है, फिर 0 से 6, फिर 0 to 10, फिर 0 to 12। तो सबसे पहले बात करते हैं 0 to 4 वाले। चलो पहले तुम लोग सॉल्व कर लो, ट्राई कर लो, फिर मैं बताता हूँ जल्दी। 0 से 4 मतलब 4 तक का एरिया, फिर जब 0 से 6 तो उसके भी आगे का एरिया, सॉल्व करो। देखा जाए
तो देखो 0 से 4 की बात करेंगे, सबके आंसर आ गए होंगे, तो सिर्फ यहीं तक का एरिया चाहिए, सिर्फ बच्चे हमें ये वाला एरिया चाहिए, दिख रहा है सभी को। तो ये एरिया क्या, ये एक एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुआ, भले हमें फंक्शन नहीं मालूम। देखो हो सकता है कई बार क्वेश्चन में क्या होगा, मेरी बात समझना बच्चे, कई बार क्या होगा उल जुलूल से कर्व होंगे, जैसे ये कर्व, तो यहां ज्योमेट्री से निकालना बहुत टफ है, इंटीग्रेशन से बहुत इजी। और कई बार बहुत सिंपल से एरिया अंडर द कर्व आ जाएंगे, जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ ट्राइंगल। यहां पे इस तरीके के केस में हम देखेंगे, हमसे इंटीग्रल पूछा है, इंटीग्रल का मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व। हमने देखा इस कर्व का एरिया निकालना तो बहुत इजी है। 0 से 4 में ये एक रेक्टेंगल बन रहा है जिसकी ये विड्थ 4 है और हाइट 5 है, तो डायरेक्टली मैं क्या लिख सकता हूं, इसका आंसर 20। 0 से 6 मतलब ये तो आएगा ही आएगा, प्लस साथ में ये ब्लू वाला एरिया भी आ जाएगा। ये क्या है, ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया कितना है, लिखते हैं हाफ बेस इंटू हाइट, कितना आ जाएगा, हाफ बेस कितना है 4 और 6 के बीच की दूरी कितनी होती है 2, और हाइट कितनी है 5, तो सॉल्व करके कितना आ गया 5। तो इसका एरिया, दिस एरिया, इसका एरिया कितना था बच्चे 5 इंटू 4 20, और इसका एरिया कितना है 5, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 20 + 5 25। कंफर्टेबल है। अब आया 6 से 10, 6 से 10 मतलब ये नीचे वाला एरिया, ये निगेटिव एरिया, 6 से 10 मतलब दिस निगेटिव एरिया, निगेटिव एरिया, इसको हरे से कर लेते हैं, ये दिख रहा ना ये ट्राइंगल। तो इस ट्राइंगल की अगर बच्चे में बात करूं तो हाफ बेस कितना है 6 से 10, देखो ये डिस्टेंस क्या, 6 से 10 की डिस्टेंस 4 होगी, और हाइट कितनी है -3, देखो नीचे साइड है तो लिख दिया -3, तो आंसर आ गया -6। ऐसे भी कह सकते हैं, देखो ये एक्स एक्सिस के ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव, ये नीचे आ रहा है इसलिए ये नेगेटिव। तो 6 से 10 क्लियर हुआ, यहां तक का ये क्लियर हुआ, ये कर्व का एरिया कितना आ गया -6। तो इसका आंसर आएगा 6 से 10, 0 से नहीं कर रहे हैं 6 से 10 कर रहे हैं, मतलब सिर्फ ये वाला एरिया चाहिए, सिर्फ ये वाला एरिया। तो ये वाले एरिया का आंसर कितना आ गया बच्चे -6। अब आपसे बोला 0 से 12, मतलब यहां से जोड़ना है और सब कुछ यहां तक, मतलब ये वाला एरिया, सारे एरिया मुझे को ऐड करने पड़ेंगे, सारे एरिया ऐड करने पड़ेंगे, ये वाला भी ऐड करना पड़ेगा। ये वापस से रेक्टेंगल है जिसकी विड्थ कितनी, हाइट कितनी है -3 और विड्थ कितनी है 2, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा -3 × 2 -6। ऐसे भी देख सकते थे, एक्स एक्सिस के नीचे है, एक्स एक्सिस के नीचे है तो निगेटिव होगा, तो ये एरिया -6। तो अगर 0 से 12 में बात करेंगे तो ये एरिया कितना था 20, प्लस ये एरिया कितना था 5, प्लस ये एरिया कितना था -6, प्लस वो एरिया कितना था -6। तो 20 + 5 25, 25 में से 12 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा +13। तो इसका आंसर आ जाएगा +13। इस वाले टर्म का आया -6, इसका आया 25, इसका आया 20। आई होप एरिया अंडर द कर्व और इंटीग्रेशन के प्रोसेस से, फॉर्मूले से आप सभी लोग वाकिफ हो गए होंगे, कंफर्टेबल होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, क्लियर होंगे। कंफर्टेबल है बच्चा लोग, अरे पक्का बोलो रे। फाइंड द वैल्यू ऑफ शेडेड एरिया, ये रेड कलर का शेडेड एरिया देख रहा है बिटवीन एक्स एक्सिस, ये वाला हमें एरिया निकालना है। ये रेड वाला शेडेड एरिया दिख रहा है, इसका sin x है, तो sin x की अगर बच्चे मैं बात करूं तो ये वाला वैल्यू 0 होती है, और यहां पे जहां पे ये है पाई है। अब देखो इस कर्व का, अब यहां पे एरिया डायरेक्टली कैलकुलेट करना, देखो अब तुम्हें समझना पड़ेगा, रेक्टेंगल ट्राइंगल थी तो तुम्हारी औकात में था उसका एरिया निकालना, इस कर्व का एरिया का भी निकालना सीखा है, बेसिक ज्योमेट्री 9th 10th में पढ़ी है, बिल्कुल नहीं पढ़ी है, तो कद्दू तुम विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री निकाल पाओगे, तुम्हें वापस से किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन। तो देखो वहां इंटीग्रेशन निकालना था, विद द हेल्प ऑफ एरिया निकाल दिया, यहां एरिया निकालना है, विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन निकाल ले रहे हैं।
तो इंटीग्रल हम टेक्निकली इंटीग्रल साइन एक्स कर लूँ, एरिया निकालना है यहां से लेके यहां तक, मतलब एक्स की लिमिट 0 से शुरू करें और पाई पे खत्म कर दें, 0 से शुरू करें पाई से कर दें, तो क्या ये एरिया ऑफ द शेडेड एरिया आ जाएगा? क्या इसका आंसर एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा? हाँ या ना? आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा। अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन अपन कर देते हैं। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है बच्चे? माइनस का कॉस ऑफ एक्स। लिमिट्स पुट कर देते हैं भैया। कंफर्टेबल है? माइनस निकाल दिया बाहर, कॉस ऑफ पाई माइनस कॉस ऑफ 0। कंफर्टेबल दोस्त? सॉल्व करेंगे। कॉस पाई यार, कॉस 180 कितना होता है? सब लोग बताओ जल्दी से, सबको कल ट्रिग्नोमेट्री परसों पढ़ाई थी, कितना होता है बच्चे? माइनस का 1। कॉस ऑफ पाई कितना होता है? माइनस का 1। कॉस ऑफ पाई कितना होता है बच्चे? माइनस का 1 माइनस कॉस ऑफ 0 कितना होता है? कॉस ऑफ 0 कितना होता है? 1। तो -1 कितना हो गया? माइनस का 2, और एक माइनस और आ जाएगा तो कितना हो जाएगा ये? प्लस का 2। कितना आ जाएगा? प्लस का 2। कितना आ जाएगा? प्लस का 2। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स का अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या मिलेगा? प्लस का 2। क्या मिलेगा बच्चे? प्लस का 2। कंफर्टेबल है दोस्त? कंफर्टेबल है? तो इसका आंसर आ जाएगा 2। पढ़ जाए आगे। ये सॉल्व करिए। y की वैल्यू 2x माइनस 6 है, एंड y एक्सिस from x is equals to 2 and x is equals to 1. Find the value of area between the graph y is equals to 2x minus 6 and y axis from x is equals to 2 to x is equals to 4 हमें निकालना है। हमने क्या किया? दो चार बातें, या तो हम इसको ग्राफ से भी कर सकते हैं और टेक्निकली हम चाहें तो इसको इंटीग्रेशन की हेल्प से भी कर सकते हैं। कंफर्टेबल है? कहाँ गया? हाँ, शुरू करते हैं। 2x माइनस 6, क्या ये एक, क्या बच्चे ये आपको एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दिख रही है जिसका स्लोप 2 है और इंटरसेप्ट -6 है? इंटरसेप्ट -6 मतलब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी? -6। कंफर्टेबल है? स्लोप पॉजिटिव मतलब ये कुछ ऐसी लाइन आएगी जिसका स्लोप क्या है बच्चे? 2। अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट कर दूं, y यहां 0 होगा, मतलब y की जब 0 वैल्यू हो रही है तो यहां y 0 पुट कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। तो ये x इज इक्वल टू 3 है। कंफर्टेबल है? अब आपसे पूछा है कि एरिया निकाल दो कहां से कहां तक? 2 से लेके 4 तक। 2 से लेके 4 तक, तो 4 यहां आएगा और 2 यहां आएगा। तो तुम टेक्निकली अगर सिर्फ ग्राफ प्लॉट कर लो तो तुम्हें दिख रहा है जितना ग्राफ ऊपर है उतना ही नीचे है, तो प्लस और माइनस होकर 0 आंसर आना चाहिए। हम इसको जरा इंटीग्रेट करके भी देख लेते हैं। तो टेक्निकली हमें निकालना क्या है? 2x माइनस 6 डॉट dx का इंटीग्रेशन फ्रॉम x इज इक्वल टू 2 टू x इज इक्वल टू 4। कंफर्टेबल है? कंफर्टेबल है? देखा जाए, देखते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा आपके पास 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 6x। इंटीग्रेट करके ये आ जाएगा बच्चे क्या? 2x स्क्वायर ठीक है, फ्रॉम 2 टू 4, 2 से 2 कट गया, एक्स स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 4 माइनस लोअर लिमिट कर देंगे 2 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2, ये आ जाएगी वैल्यू। सॉल्व कर लेते हैं। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 6 4 जा 24 माइनस करेंगे लोअर लिमिट 2 का स्क्वायर 4 माइनस 6 इंटू 2 12। कंफर्टेबल है? तो 16 माइनस 24 कर देंगे, 16 माइनस 24 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? माइनस का
8 माइनस, यहाँ पे 4 माइनस 12 करेंगे तो ये वापस से कितना हो जाएगा 6 माइनस का 8, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ से आ जाएगा -8 + 8 इक्वेट टू क्या आ गया 0। तो हम ग्राफ बना के भी डायरेक्टली बहुत तेजी में देख सकते थे, और किसी बच्चे को ग्राफ में उतना मैथ कंफर्टेबल नहीं है। जैसे जो बच्चे जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो तो डायरेक्टली ग्राफ से कर लेंगे, जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए इतना ग्राफ में जाने की कोशिश नहीं, बिकॉज इसको सीखने के लिए एक्स्ट्रा टाइम होगा, बिकॉज इन लोग का तो सब्जेक्ट ही, नीट जेई वालों का तो सब्जेक्ट ही होता है मैथमेटिक्स, तो उनको तो ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन और सब कुछ पढ़ना ही पढ़ना है। बट आपके लिए उतना रिक्वायर्ड नहीं है, आप डायरेक्टली अगर इंटीग्रेट करके भी वैल्यू निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा, और ऐसा आने की चांसेस बहुत कम है। बट चूंकि हम बहुत थॉरली और बहुत कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ रहे हैं तो हमने हर एक चीज, हर एक लेवल को टच कर लिया, जिससे आप हर तरीके के क्वेश्चन को बहुत इजीली कर पाए। अब आता है कि एवरेज वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या सॉल्व करने को आता है बच्चे। अपने को क्वेश्चन में कई भी बार हो सकता है कि भाई निकालो एवरेज वैल्यू ऑफ किसी फंक्शन को इवेल्युएट करने की बात तुमसे बोल दी जाए, ठीक है। तो एफ एवरेज, एवरेज कैसे निकालते हैं, इंटीग्रल पहले जिसका इस फंक्शन y इज इक्वल टू एफ टी, वाई इज इक्वल टू एफ टी, ये एक फंक्शन है, इसका एवरेज निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। तो क्या करेंगे, उसको पहले टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, जहां से जहां तक एवरेज निकालना। अगर t1 से t2 तक एवरेज निकालना है तो t1 से t2 लिमिट रख करके इंट अपॉन में जिसके रिस्पेक्ट में एवरेज, अगर टाइम एवरेज निकालना था तो डॉट dt में इंटीग्रेट कर दिया और नीचे सिर्फ इंटीग्रल dt कर दिया t1 से t2। कंफर्टेबल है। जैसे फाइंड y इक्वल्स टू 2 cos 2x का एवरेज वैल्यू निकालता हूं 0 to पाई, निकाल के बताऊं। एवरेज निकालना है 0 to पाई का, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो लिख दूंगा इंटीग्रल y dx, कहां से कहां 0 to पाई अपॉन इंटीग्रल dx, किसके रिस्पेक्ट में था, dx, सिर्फ dx लिख दिया 0 to पाई। ये हो गया इसकी एवरेज वैल्यू। अब वैल्यू पुट करते, y कितना दे रखा है 2 cos 2x डॉट dx का इंटीग्रेशन 0 to पाई, सिर्फ dx का इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रल dx 0 to y। कंफर्टेबल। अब अगर बच्चे इसको मैं इंटीग्रेट करता हूं तो cos 2x, cos का इंटीग्रेशन sin x का कोफिशिएंट देखो, sin x cos x होता तो sin x, sin और cos ऑफ 2x है तो x का कोफिशिएंट मैंने हमेशा बताया था डिवीजन में आता है, और 2 पहले से था। लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन और पुट करनी पड़ेंगी 0 to पाई, 0 to पाई अपॉन इंटीग्रल dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x 0 to पाई, 2 से 2 कट गया। सॉल्व करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, साइन ऑफ, अगर अपर लिमिट पुट करूं साइन ऑफ 2 पाई माइनस साइन ऑफ 0 अपॉन अपर लिमिट पाई, लोअर लिमिट 0। साइन ऑफ 2 पाई भी क्या होता है 0 होता है, और साइन ऑफ 0 भी क्या होता है 0। सॉल्व करके आंसर इसकी एवरेज वैल्यू क्या आ गई 0। तो इंटीग्रल y इज इक्वल टू cos 2x dx का 0 to पाई में जो एवरेज वैल्यू आएगी, जो एवरेज वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी, 0 के बराबर आएगी। कंफर्टेबल है। चलिए, एवरेज वैल्यू ऑफ फंक्शन 1 + x² - 1 से हाफ निकालना। तो सबसे पहले एवरेज वैल्यू किसका, y का, किसके रिस्पेक्ट में x, तो इंटीग्रल y dx कहां से कहां तक, -1 से लेके 2 तक, और जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं उसका इंटीग्रल और लिखते हैं dx -1 से 2, ठीक है। वैल्यूज पुट करेंगे, इंटीग्रल y 1 + x² डॉट dx अपॉन इंटीग्रल dx, लिमिट कहां से कहां, -1 से 2, -1 से 2। सॉल्व करते हैं तो 1 + x का इंटीग्रेशन, 1 dx का इंटीग्रेशन x प्लस x² का इंटीग्रेशन x की पावर 3/3, लिमिट्स पुट कर देंगे -1 से 2 अपॉन इंटीग्रल dx का इंटीग्रेशन x, लिमिट्स पुट कर देंगे -1 से 2, लिमिट्स पुट कर देंगे -1 से 2। कंफर्टेबल है यहां तक सभी बच्चे, बढ़िया से एक नंबर। सॉल्व करते हैं आगे की कहानी। तो यहां पुट करेंगे x की वैल्यू पहले 2 प्लस 2 का क्यूब बाय 3 माइनस, लोअर लिमिट पुट करेंगे -1, तो -1 प्लस
माइनस का 1 का क्यूब बाय 3। एक्स की वैल्यू पुट करेंगे 2 माइनस लोअर लिमिट क्या पुट करेंगे माइनस का 1, अपर लिमिट 2 माइनस लोअर लिमिट -1। सॉल्व कर लिया। तो इसको फर्दर और सॉल्व करते हैं, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। तो 2 प्लस 2 क्यूब बाय 3, 2 क्यूब मतलब 8/3 माइनस -1, -1 का क्यूब -1 -1/3, तो -3 -1 माइनस का 4/3 अपॉन 2 -1 कितना हो जाएगा 2 + 1 3, तो 3 2 जा 6, 6 + 8 6 + 8 कितना हो जाएगा 14, तो 14/3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 4/3 अपॉन 3। तो इसकी एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो 18/3 18/3 कितना हो जाएगा 6, 6/3 कितना हो जाएगा 2। अरे 14 ये 18/3 आ गया ना, और बाय 3 पहले से ही था, तो ये कितना हो जाएगा 6/3 और सॉल्व करके कितना आ जाएगा 2। तो इसकी एवरेज वैल्यू बिटवीन -1 से 2 कितनी आ जाएगी 2। कंफर्टेबल एवरेज वैल्यू निकालना है, क्या करना है x 1 + x² है, इसकी एवरेज निकालनी है किसके रिस्पेक्ट में x, तो इंटीग्रल dx लिखा अपॉन सिर्फ इंटीग्रल dx लिख दिया। y dx का इंटीग्रल -1 से 2 तक और इंटीग्रल dx का इंटीग्रेशन -1, इसको सॉल्व कर देंगे अपनी एवरेज वैल्यू आ जाएगी। अगर ये बात अच्छे से समझ में आ गई है तो इसकी वैल्यू आप लोग एवरेज वैल्यू I0 sin t की 0 से 2 पाई में निकाल के बताइए जल्दी से। जल्दी से। t है जो भी होता है उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रल y dt हो जाएगा यहाँ पे 0 से 2 पाई इंटीग्रल dt 0 से 2 पाई पुट कर देते हैं। I dt, I फंक्शन I का है ना, तो I dt, तो इंटीग्रल I0 sin t dt अपॉन इंटीग्रल dt 0 से 2 पाई साइन टी का इंटीग्रेशन, साइन टी का इंटीग्रेशन कितना होगा बच्चे माइनस का कॉस टी, तो आई नॉट कॉन्स्टेंट है तो माइनस का आई नॉट मैंने बाहर ले लिया। साइन टी का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा बच्चे माइनस कॉस टी था तो माइनस बाहर आ गया, कॉस ऑफ टी लिमिट्स 0 से 2 पाई कंफर्टेबल है अपॉन 0 से 2 पाई डी टी का इंटीग्रेशन टी लिमिट्स 0 से 2 पाई पुट कर देते हैं माइनस का आई नॉट कॉस टी कॉस ऑफ 2 पाई माइनस कॉस ऑफ 0 अपॉन टी की जगह 2 पाई पुट कर देंगे माइनस 0। कंफर्टेबल है। कॉस ऑफ 2 पाई कितना होता है 2 पाई मतलब 360, कॉस 2 पाई कितना होता है 1, तो ये आ जाएगा माइनस टाइम्स आई नॉट 1 - 1 अपॉन 2 पाई 1 - 1 कितना हो जाएगा 0, तो एवरेज वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो 0 से 2 पाई में साइन फंक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। वैसे भी देख सकते हो ना, अगर तुम ग्राफ बनाते साइन का, जो लोग गणित वाले हैं तो साइन का ग्राफ ऐसा होता है, ये 0 होता है, ये बीच वाला पाई होता है, ये 2 पाई होता है, तो ये जितना निगेटिव उतना ही वो पॉजिटिव, तो प्लस माइनस मिलके क्या मिलना था 0, तो ओवरऑल सम ही 0 है तो एवरेज भी कितना आएगा 0। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड मिलते हैं बच्चे, एक शानदार सा मैं क्विज भी दूंगा आप लोगों को, तो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, जिसका आपको लिंक फिजिक्स 101 के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। उस क्विज को जरूर अटेम्प्ट करेंगे जिसमें डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन के आप बेसिक मैथ्स के सवाल करेंगे। एंड ऑल्सो बच्चों 1 अक्टूबर से मेरा फुल फ्लैग्ड बैच ऑन अनअकैडमी एक्सक्लूसिवली ओनली ऑन अनअकैडमी प्लस लॉन्च हो रहा है, जिसमें मैं कंप्लीट फिजिक्स आपका नीट 2021 का कंप्लीट करूंगा, मतलब 11th का सिलेबस भी और 12th का सिलेबस भी, और उसको बहुत अच्छे से रिवाइज करूंगा। अगर आप मेरे उस बैच में इनरोल करते हैं तो आप अगर अच्छे से मेरे साथ लगे रहे तो आई कैन गारंटी कि आप इजीली 150 प्लस मार्क्स लेके आ पाएंगे अगर मेरे को आप फॉलो कर लेंगे। आपको मेरे सेशन से
डायरेक्ट जो मैंने क्लास में करा रखा होगा उसमें से 150 नंबर से ज़्यादा का पार्ट आपको सीधा सीधा मिल जाएगा। तो जल्दी से जल्दी जो बच्चे भी नीट 2021 को, जो बच्चे भी नीट 2021 को फोड़ना चाहते हैं, तगड़ी तरीके से एक अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट होना चाहते हैं, बच्चों मेरे साथ एसोसिएट हो अनअकैडमी प्लस पे। मेरा सब्सक्रिप्शन कोड है AS लाइव। जब आप इस सब्सक्रिप्शन कोड के थ्रू सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट को एक्सेस कर पाएंगे। तो जल्दी से जल्दी बच्चे एनरोल करें अनअकैडमी प्लस पे। मेरा सब्सक्रिप्शन कोड AS लाइव यूज करें और सब्सक्रिप्शन लें। अभी बस फीस बढ़ने ही वाली है 1-2 दिन में। आप 30,000 आपको फीस पड़ेगी 12 मंथ की, 24 मंथ की 36,000 है। मेरा सब्सक्रिप्शन कोड AS लाइव लगाने के बाद यही फीस आपको 27,000 और 32,400 की पड़ जाएगी। तो बच्चे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें अनअकैडमी प्लस को और मिलते हैं बच्चे। और बच्चे बेल आइकन दबा दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी तरह से बच्चे बहुत ही अमेजिंग वीडियोस और बहुत ही अमेजिंग कंटेंट और इसी तरीके से बहुत ही बच्चों की तरह बहुत इजी लैंग्वेज में मैं आपको पूरी फिजिक्स यहाँ यूट्यूब पे भी खत्म कराने वाह। लेकिन उससे पहले जल्दी से बच्चे आप सब्सक्राइब कर लें और विद प्रैक्टिस करते हुए, अगर प्रैक्टिस करते हुए ईच एंड एवरी क्वेश्चन को, देखो यूट्यूब पे पढ़ तो सकते हैं बट अगर आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, अपने डाउट्स पूछने हैं और गाइडेड वे में पढ़ना, देखो गाइडेंस का तो एक अलग महत्व होता ही है। अगर मेरी गाइडेंस में मेरे साथ पढ़ना है, मेरे स्टडी मटेरियल के साथ पढ़ना है और एक गाइडेड वे में डाउट पूछते हुए, डाउट क्लियर करते हुए चलना है, जिससे आपकी रैंक बहुत अच्छी आ सकती है, वो सिर्फ और सिर्फ बच्चे प्लस पे ही अवेलेबल है। तो प्लस को जरूर सब्सक्राइब करें। फीस पता है, मेरा कोड पता है, जल्दी से बच्चे सब्सक्राइब करो और मिलते हैं। तब तक के लिए बच्चे टाटा बाय बाय, जय हिंद।